हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 करेंगे। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बहुत सिंपल भी है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एस 25 को। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब स्कूल में थे तो साल के एंड में एक एग्जाम देना होता है, फाइनल एग्जाम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने से पहले। लेकिन साल के बीच में भी एक एग्जाम रखा जाता है, उसको बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जाम या मिड एग्जाम, जो भी बोलते हो। और बीच बीच में भी मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब रखे जाते हैं। ये हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस होता है कि अभी तक 6 महीने में आपने जितना पढ़ा है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा असेस कर लें, जिससे कि जब आपको फाइनल एग्जाम में बैठना हो उससे पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप लोग कर लो, ठीक है। यही पर्पस होता है। ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी है कि साल के एंड में तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनाएंगे ही, P&L बना के प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे ही, लेकिन तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो, पूरा साल निकल गया, अगर वो चाहते तो पहले ही अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर लें, जिससे कि अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी हो तो कर पाएं। इसके लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है, वो कई कई लोग क्या हाफ ईयरली रिजल्ट्स निकालते हैं, कई लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालते हैं। हर 3 महीने में अपना रिजल्ट निकालेंगे कि अभी तक 3 महीने में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका P&L बनाओ 3-3 महीने का, ठीक है, बनाते हैं। या फिर कई बार तो ये रिक्वायरमेंट ही होती है, जैसे लिस्टेड कंपनीज को ये रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने हैं। अगर आपके घर में कोई स्टॉक मार्केट में डील करता होगा तो उसको पता होगा, या ये चीज़ें तो आप लोगों को भी पता होगी कि हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने पब्लिश करने पड़ते हैं हर क्वार्टर के एंड में, ठीक है। जो एसएमईज होती हैं, लिस्टेड एसएमईज, वो हाफ ईयरली करती हैं, उनको हाफ ईयरली की छूट है कि आप 3-3 महीने में मत बनाओ, हाफ ईयरली बनाओ। कई बार अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो वो आपकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम देखना चाहता है, ठीक है, तो वो आपसे क्वार्टरली रिजल्ट्स मांग सकता है। तो बहुत सारी एक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे रेगुलेटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इंटरिम रिजल्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, इंटरिम रिजल्ट्स निकालने पड़ रहे हैं। तो हमारा AS 25 यही है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें हम लोग फुल ईयर से कम पीरियड के लिए अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, AS 25 किसी को नहीं कहता कि आप इंटरिम रिजल्ट्स निकालो या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। AS 25 किसी को नहीं कहता, और कब बनाओ ये भी नहीं कहता कि क्वार्टरली बनाओ, हाफ ईयरली बनाओ, ये नहीं बताता। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर किसी को इंटरिम रिजल्ट्स निकालने पड़ रहे हैं, वो किसी भी रेगुलेशन की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सेबी कहता है लिस्टेड कंपनीज को करना पड़ेगा, तो वो किसी की वजह से भी बना रहे हैं तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, AS 25 फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? AS 25 किसी को कह नहीं रहा इंटरिम रिजल्ट्स निकालो, लेकिन अगर आप निकाल रहे हो तो AS 25 को फॉलो करो, ठीक है। AS 25 इज एप्लीकेबल व्हेन एन एंटरप्राइज प्रिपेयर्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इट डज नॉट मैंडेट, ये किसी को नहीं कहता, एनी एंटरप्राइज टू प्रिपेयर नॉर स्पेसिफाइज एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिपोर्ट। ना ये कहता हाफ ईयरली करो या क्वार्टरली करो। इंटरिम पीरियड होता क्या है, लेस देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक फुल फाइनेंशियल ईयर से छोटे पीरियड को हम इंटरिम पीरियड कहते हैं, दैट में भी क्वार्टरली, दैट में भी हाफ ईयरली, ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, जिसके नाम से ये AS है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट containing complete set of financial statements और condensed financial statements for interim period। मतलब देखिए, AS 25 कहता है कि जब आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स निकाल रहे हो, उसमें आप चाहो तो पूरे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। जैसे आप एनुअल वाले बनाते हो वैसे ही आप 3 महीने के बना लो, पूरे सारे वही नोट्स, वही सारी पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज सब वैसे ही लिखोगे जैसे आप एनुअल का लिखते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो यार ये तो 3 महीने का ही है, इतनी सारी कहानियां क्यों लिखनी, तो ठीक है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया गया, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आई बात? एक ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिजनेस कमेंस करा 1 दिसंबर 2023 को, तो 31 मार्च 2024 को बुक्स क्लोज करी। क्या ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आएगा? क्या ये AS 25 लगेगा इस पे? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये तो उसकी मजबूरी है। ऐसे तो फर्स्ट ईयर में सबके साथ ही हो सकता है, कि जरूरी थोड़ी ना हर बिजनेसमैन 1 अप्रैल को ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। कभी भी, कब आपका आज मन करे तो आप आज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहली बुक्स जब क्लोज करोगे तो 31 मार्च को क्लोज करोगे तो वो पीरियड फुल फाइनेंशियल ईयर से छोटा होगा, उस पर AS 25 नहीं लगता, ठीक है।
तो इट इज नॉट एन इंटरिम पीरियड एज पर AS 25। आई बात समझ में? अब समझते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी क्या क्या। जैसे आप एनुअल में देखते हो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L बनता है, तो इंटरिम पीरियड में क्या क्या बनेगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ए लिमिटेड प्रिपेयर करती है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर 1 अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 2024। इनका क्वार्टर कौन सा है, 1 अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 2024, ये 3 महीने। और ये लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर मार्च वाला, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, जनवरी से दिसंबर वाले को। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं बताइए क्या क्या बनाएगा ये अपने इंटरिम पीरियड में। तो देखिए, एक तो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट किस पीरियड की बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31 दिसंबर 2024। जब आपका पीरियड अक्टूबर से दिसंबर है तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर 2024 की बैलेंस शीट बनेगी। एज एट 31 दिसंबर 2024 के साथ जो सामने फिगर जाएगी प्रीवियस ईयर की, वो कब की जाएगी। देखिए, आपको हो सकता है लगे 31 दिसंबर 2023 की जाएगी, नहीं, ये जाएगी पिछला साल जो एंड हुआ था उसकी लास्ट डेट क्या थी, मतलब कब एंड हुआ है वो वाली डेट का जाएगा 31 मार्च 2024 का। ठीक है, जो फुल फाइनेंशियल ईयर हमारा लास्ट एंड हुआ है उसकी एंड डेट का 31 दिसंबर 2024। तो 31 दिसंबर 2024 और सामने क्या होगा, ठीक है, पिछले साल का एंड डेट। स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब P&L दो बनते हैं, एक तो जो आपका क्वार्टर चल रहा है उसका P&L और एक अभी दिसंबर तक कितने महीने बीत गए उसका P&L। दो क्यों बनते हैं, देखिए क्या होता है ना, कई लोगों के जो बिजनेसेस होते हैं वो सीजनल होते हैं। किसी क्वार्टर में उनको बहुत अच्छी सेल होती है, किसी क्वार्टर में उनकी सेल बहुत डाउन होती है। तो अगर केवल वो डाउन वाली दिखाएंगे तो उस क्वार्टर का तो रिजल्ट ऐसा लगेगा किसी को देखते हुए कि यार अब तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। तो इन्वेस्टर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिछला क्वार्टर तो बहुत अच्छा किया था, इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत बेकार कर दी परफॉर्मेंस। इसीलिए वो पूरा, ठीक है, अभी तक का क्यूमुलेटिवली भी दिखाते हैं कि नहीं हमारा ओवरऑल ये है परफॉर्मेंस। तो एक तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का एंड दूसरा साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, अप्रैल से दिसंबर और अक्टूबर से दिसंबर, दो बनाएंगे। और सामने कंपैरिजन के लिए भी वैसे ही रखेंगे, जैसे 1 अक्टूबर से 31-24 है तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 है तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023। समझ में आई बात? बस बैलेंस शीट में ध्यान रखना था पिछले साल की एंड डेट का था। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरे पीरियड का अभी तक कितने महीने बीते हैं, जैसे 31 दिसंबर आ गई तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, और कंपैरिजन के लिए पिछले साल के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या कैसे बनेगा। बैलेंस शीट बनेगी इस साल इस पीरियड के एंड की 31 दिसंबर 2024, सामने कंपैरिजन के लिए पिछले फुल ईयर की एंड डेट मतलब 31 मार्च 24। P&L दो बनेंगे, एक इस क्वार्टर का और एक अभी तक कितने महीने बीते हैं उसका। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक कितने महीने बीते हैं उस पूरे पीरियड का। यही चीज मैंने ऊपर यहां पर लिख रखी है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यही एक लैंग्वेज में लिख दिया, AS की लैंग्वेज में, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, P&L दो बनेंगे, करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिवली फॉर ईयर टू डेट, उसको बोलते हैं ईयर टू डेट, वो जो अप्रैल से दिसंबर है। कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर टू डेट का, कंपेरेबल वाला भी ईयर टू डेट का पिछले साल का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों को क्या क्या चीजें बनानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें ये पता चल गया बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना है, लेकिन क्या बिल्कुल एक एक नोट, एक एक डिस्क्लोजर उस तरीके से ही जाएगा जैसे एनुअल में जाता है? तो इसके AS 25 ने दो तरीके बताए। आप चाहें तो आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो, ये पहले वाला। ठीक है, इसमें बिल्कुल जस्ट लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंडेंस्ड में क्या होगा, कुछ कम करा, जिससे कि एक एक डिस्क्लोजर उस तरीके से आपको देने की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या बोला गया कि देखिए बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो जो आप बना रहे हो उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो आपने एनुअल में ली थी वो तो वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, एनुअल वाली जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आप यूज कर रहे थे, सेम हेडिंग सब हेडिंग आप यूज करोगे। दूसरा, AS 20 के हिसाब से अगर आपने बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाला था एनुअल में, तो आप यहां पे भी निकाल कर दिखाओगे।
नेक्स्ट चीज क्या है, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने होंगे, इसको बोलते हैं सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। वो क्या होंगे देखिए। अब पहला एक नोट क्या देना पड़ेगा, देखिए इसी से कितनी रिलैक्सेशन मिल गई कंडेंस्ड में, वरना कई लोग कहते हैं ये कंडेंस्ड कहाँ है, ये भी तो कंप्लीट की तरह ही हो गए। नहीं, पहले आपको क्या एक स्टेटमेंट दे देनी है कि हमने वही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं जो हम एनुअल में फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई चेंज है तो वो चेंज वाला आप डिस्क्राइब कर दो कि ये वाली पॉलिसी चेंज करिए, एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, बाकी सारी पॉलिसीज हमारी सेम चल रही हैं। तो इतनी सारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम एनुअल में देते हैं उससे बच गए यहाँ पर। तो एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, कोई चेंज है तो उसका इफेक्ट और नेचर बता देंगे। सेकंड क्या देंगे, सीजनैलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशंस। अब सीजनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो बिजनेस है वो सीजनल है, वो किसी क्वार्टर में बहुत ज़्यादा सेल होती है, किसी क्वार्टर में सेल बहुत डाउन होती है, ठीक है। जैसे गाड़ियां हैं, अब गाड़ियों की सेल दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और कुछ क्वार्टर्स होते होंगे जिसमें बीच में गाड़ी की सेल इतनी नहीं होती। तो सीजनैलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशंस, ठीक है। अगर AS5 के हिसाब से कुछ भी एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो बतानी होगी, ठीक है। ये जस्ट मैं रफली आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या क्या होंगे। एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं कि कोई एस्टिमेट्स में चेंज आया है तो वो, अगर इस क्वार्टर के दौरान कोई बायबैक हुआ है, रीपेमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट, इक्विटी या पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल आप AS20 में पढ़ते हो क्या होता है। डिविडेंड आपने अगर कोई अनाउंस किया है, मतलब डिक्लेयर किया है फॉर इक्विटी शेयर्स एंड अदर शेयर्स। AS17 के हिसाब से सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेगमेंट रिजल्ट ये बताने पड़ेंगे। AS17 का डिस्क्लोजर जाएगा। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कोई अगर आपका चेंज ऐसे हुआ है, कोई अमेलगमेशन हुआ, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्पोजिशन ऑफ एंटरप्राइज में चेंज है। लास्ट क्या है, मटीरियल चेंजेस इन कंटिजेंट लाइबिलिटीज। जो आपने पिछली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिजेंट लाइबिलिटीज लिखी थी उसमें अगर कोई चेंज है तो बता दो, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ क्या थे, सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आई बात समझ में। तो आप या तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे या फिर कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलने से पहले एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेवेन्यू का। देखिए अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए सीजनैलिटी बतानी पड़ेगी आपको इंटरिम ऑपरेशंस की। तो कईयों के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सीजनल होते हैं, किसी क्वार्टर में सेल बहुत ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट क्वार्टर में सेल बहुत डाउन होती है। लेकिन आप अपनी सेल को ऐसे अपोर्शन नहीं कर सकते कि आप कहो कि मेरी टोटल सेल तो ज़्यादा है ना, मैं उसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो चारों क्वार्टर में थोड़ी यूनिफॉर्मिटी सी दिखेगी। बिल्कुल गलत है। किसी क्वार्टर में अगर सेल ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा दिखाओ, किसी में कम है तो कम दिखाओ। मतलब रिकॉर्ड होगी जैसे जैसे अक्रू हो रही है, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपोर्शन कर कर नहीं दिखा सकते। तो रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली इज रिकॉर्डेड इन द इंटरिम पीरियड व्हेन इट इज रिसीव। जब रिसीव हो रही है तब दिखाओ, ना कि कभी भी आप उसको अपोर्शन कर दो। इट शुड नॉट बी अपोर्शन डेफर्ड फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है कॉस्ट। अब कॉस्ट भी कई बार क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार कॉस्ट ऐसी होती है जो उस इंटरिम पीरियड में बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया, ठीक है, तो या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची उसकी वजह से लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें उस क्वार्टर से पर्टेन करती है, इसलिए उसी क्वार्टर में दिखानी पड़ेगी, चाहे ठीक है उसका प्रॉफिट पर कुछ भी इंपैक्ट पड़ता रहे। आप उसको आगे के लिए डेफर नहीं कर सकते, आप उसको अपोर्शन नहीं कर सकते 2-3 क्वार्टर्स के बीच में, ठीक है। उस क्वार्टर में कोई ट्रांजैक्शन हेल्ड हुई है और उसकी वजह से कोई आपको लॉस हो रहा है तो आपको उसी क्वार्टर में उसको दिखाना पड़ेगा। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, कोई भी लॉस बाय अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी हुआ हो, आपको उस क्वार्टर से पर्टेन कर रहा है तो वहीं दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डेफर इट। तो कॉस्ट इंकर्ड अनइवनली इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड व्हेन इट इज इंकर्ड। अपोर्शन कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हाँ वो अगले क्वार्टर से ही पर्टेन करता है। जैसे आपने इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर का भी रेंट पे कर दिया तो भी क्या हम इसी क्वार्टर में दिखाएंगे? नहीं, वो तो लॉजिकल है, वो तो फिर आपके लिए प्रीपेड रेंट हो गया। आप उसको ठीक है असेट में दिखा सकते हो, उसको खर्चों में मत दिखाओ। लेकिन आप इसलिए दिखाना चाहते हो, कई लोग क्या करते हैं कि इस साल मैंने इस क्वार्टर में मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा करा, बट सेल अगले क्वार्टर में ज़्यादा होगी तो उसको मैं क्या एलोकेट नेक्स्ट क्वार्टर में कर सकता हूँ? गलत है, ये नहीं कर सकते। इस क्वार्टर में इंकर हुआ है एक्सपेंस, इसी क्वार्टर में दिखाना है।
नेक्स्ट, टैक्स का क्या है, टैक्स को देखिए वेटेड एवरेज के तरीके से टैक्स की एक परसेंटेज निकाली जाएगी, क्योंकि टैक्स आपको पता है स्लैब रेट्स होते हैं कि 2.5 लाख तक कितना, 2.5 से 5 इतना, 5 से 7.5 10, इस तरीके से चलेगा। तो आप क्या करोगे, एक एस्टिमेटेड टैक्स रेट निकालोगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मैं ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। टैक्स का भी हम डिस्कस करते हैं। विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इज अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली टू द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने किसी क्वार्टर के बीच में ही कोई पॉलिसी चेंज कर दी अपनी, कि जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का तरीका आप बदल रहे हो, पहले आप फीफो मेथड फॉलो करते थे, अब आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो थर्ड क्वार्टर से, तो क्योंकि इसका इम्पैक्ट फर्स्ट और सेकंड पर भी पड़ेगा, तो उनको भी आपको रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से चेंज करना है, कोई भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा है तो, ठीक है। इट शुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ये हमारा AS5 कहता है कि अगर डेप्रीसिएशन के मेथड में चेंज हो रहा है तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टीमेट है। क्योंकि अगर आप WDV से SLM में जा रहे हो, इसका मतलब आपको यूजफुल लाइफ चेंज कर रहे हो असेट की। यूजफुल लाइफ चेंज करना मतलब एस्टीमेट में चेंज, और एस्टीमेट में चेंज आज से होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता। तो इसमें आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप इफेक्ट आज से ही दिखाओगे कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है। पीछे की बुक्स जाकर रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन बाकी जो पॉलिसीज जो होती हैं वो रिट्रोस्पेक्टिवली होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर देखते हैं। सबसे पहले भी मैंने आपको कहा था टैक्स का ही क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे कि टैक्स वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 10th है ये अपने स्टडी मटेरियल का। एन एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट्स एन एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख। ये कहता है एस्टिमेट क्वार्टरली रिपोर्ट करता है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालता है, उसको एनुअल इनकम एक एस्टिमेटेड है 10 लाख होगी। अज्यूम टैक्स रेट्स ऑन फर्स्ट ₹5 लाख 30% है और बैलेंस पर 40% है। मान के चलो कि 5 लाख पर 30% लग रहा है, बैलेंस पर 40% लग रहा है। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम आर, ये जो 10 लाख रुपए की इनकम है इसका बाइफर्केशन क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में 75,000, फिर 2.5 लाख, फिर 3,75,000, फिर 3 लाख। कहता है टैक्स एक्सपेंस कितना लिखना है हर क्वार्टर में, क्योंकि ऐसे 75,000 पर 2.5 लाख पर अलग अलग तो टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स तो आपकी टोटल इनकम पर ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। जो पहले ₹5 लाख है उस पर 30% लगेगा, तो 30% कितना हो गया, वो 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। रिमेनिंग ₹5 लाख, क्योंकि 10 लाख की टोटल इनकम है, तो अगले 5 लाख पर 40% लगेगा, तो 2 लाख रुपए हो गया। मतलब टोटल टैक्स लगा 3.5 लाख का टैक्स हो गया ये, ठीक है। टोटल टैक्स इनकम कितनी है, इनकम है 10 लाख रुपीस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम टैक्स का रेट निकाल लेंगे। टैक्स का रेट कैसे निकलेगा, टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100। ये एक एवरेज रेट आ गया, ठीक है। एवरेज रेट हो गया 35%, ठीक है। 3.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का अलग अलग, ठीक है। तो कितना कितना हर क्वार्टर में हम इसको करेंगे, क्वार्टर इनकम टैक्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर। इनकम कितनी है, 75,000, 2.5 लाख, 3,75,000, नेक्स्ट है 3 लाख। 35% है तो 75,000 का 35%, 2.5 लाख का 35%, 3,75,000 35%,
और 3 लाख का 35%। आपने देखा हमने एक एवरेज रेट निकाल लिया और उस एवरेज रेट से, ठीक है, हर क्वार्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस अपना अपना आ जाएगा निकल के। तो आइए शुरू करते हैं। 75,000 इंटू 35%, ये हो गया 26,250। नेक्स्ट है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 35%, ये आ गया 87,500। नेक्स्ट है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 35%, तो ये आ गया 131,250। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 35%, तो ये आ गया 105,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको लिख देते हैं इन रुपीस, ठीक है। तो हर क्वार्टर का हम अलग अलग इस तरीके से निकालते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एमसीक्यू देखते हैं। AS 25 मैंडेट्स द फॉलोइंग इन रिलेशन टू इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये कहता है, ये कंपलसरी करता है इनमें से कौन सी चीज। AS 25 विच एंटिटीज शुड पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या AS 25 ये बताता है कि कौन सी एंटिटीज को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो किसी को नहीं कहता बनाओ। हाउ फ्रीक्वेंटली, कब बनानी चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली वगैरह, ये तो नहीं कहता। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड, कितने दिन में कंप्लीट कर देना चाहिए क्वार्टर एंड होने के बाद, ये तो ये भी नहीं बताता। तो ये तो नन ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर। द स्टैंडर्ड डिफाइंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी होती है, कंप्लीट या कंडेंस्ड? दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन देता है AS 25। ABC लिमिटेड हैज रिपोर्टेड 85,000 एज पर टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। उनका 85,000 पहले क्वार्टर में प्रॉफिट है। एक्सपेक्ट्स अ लॉस ऑफ 25,000 ईच इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, और उनको लगता है आगे के क्वार्टर्स में 25,000 का लॉस होगा। इट हैज कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैब ऑफ 20% ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 40% ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग्स। तो पहले एक एवरेज रेट निकाल ले हम, वेटेड एवरेज, फिर कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन फर्स्ट क्वार्टर। वो रेट जो आएगा उसको हर क्वार्टर से मल्टीप्लाई करते रहो। सिंपल है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा। तो 85,000 तो फर्स्ट क्वार्टर में हो गया, और हर क्वार्टर में लॉस होगा 25,000 का। तो 25,000 का 3 बार लॉस होगा तो 75,000 हो गए। तो 10,000 आया प्रॉफिट, ठीक है। 10,000 का 20%, क्योंकि टैक्स स्लैब जो है वो पहले 20,000 पर 20% है, तो 2,000 रुपये का टैक्स होगा। इसका रेट क्या निकालोगे? इसका रेट तो वही 20% निकलेगा। आप करके देखना, कर लो 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। तो भाई क्यों निकलेगा? क्योंकि एक ही रेट में हो गया ना। फर्स्ट रेट जो था 20%, उसी में ही, उसी स्लैब के अंदर हमारी टोटल इनकम आ गई, तो फिर वो वेटेड एवरेज का वही एवरेज है। नीचे वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10th, इसमें क्या हो रहा था कि आपका आगे तक जा रहा था। आपकी इनकम 10 लाख थी, तो पहले 30%, फिर अगले 40% पे लगा, तो एक वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ा। इसमें तो वेटेड एवरेज भी वही है, क्योंकि आप एक ही स्लैब के अंदर फॉल कर गए, तो 20% ही होगा। अब इनकम कितनी है? 85,000 फर्स्ट क्वार्टर में, तो 85,000 का 20% करके देख लो, ये 17,000 रुपये आ रहा है। नेक्स्ट कहते हैं, एंटिटी प्रिपेयर्स क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 25। द एंटिटी इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ मोबाइल फोन्स एंड नॉर्मली 5% ऑफ कस्टमर क्लेम ऑन देयर वारंटी, ठीक है। उनको वारंटी के लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है, कितने का? 5% का। द प्रोविजन इन द फर्स्ट क्वार्टर 5% ऑफ सेल्स टू डेट विच वॉज ₹10 मिलियन। सेल्स कितनी है उनकी? 10 मिलियन की, उस पर 5% का वो प्रोविजन बनाकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये अपने मोबाइल फोन्स लोग वापस दे जाते हैं, तो नुकसान तो है ही, वारंटी दे रखी है आपने। However, in the second quarter, a fault was found and warranty claims were expected to be 10% for whole of the year. अब उन्होंने सोचा है कि नहीं, इसमें तो कोई और ही फॉल्ट है मोबाइल फोन में, और अब कम से कम 10% तक वापस आ सकते हैं फोन। सेल्स इन द सेकेंड क्वार्टर वर ₹15 मिलियन। अब अगले क्वार्टर में सेल्स कितनी हुई? 15 मिलियन की। पहले क्वार्टर में 10 मिलियन की हुई थी। व्हाट शुड बी द प्रोविजन चार्ज इन द सेकेंड क्वार्टर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स में एक चीज बताई थी
The nature and amount of changes in estimates of amount reported in prior interim periods of the current financial year or change in estimates of amount reported in prior financial years. मतलब अगर कोई एस्टीमेट में चेंज आ रहा है, या तो पिछले साल कोई एस्टीमेट था उसमें चेंज आ रहा है, या पीछे जो आपने क्वार्टर इसी साल के उसमें रिपोर्ट किया है कोई चेंज आ रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा. तो वो इफेक्ट क्या होगा, देखिए 2 क्वार्टर एंड होने तक टोटल सेल हो गई 25 मिलियन की. मानते हो आप ये? पहले क्वार्टर में 10 की, फिर 15 की. 25 मिलियन की सेल में 10% का प्रोविजन होना चाहिए, बाद में लगा 10% मतलब 2.5 मिलियन का होना चाहिए. फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी कितना बनाकर आए थे? फर्स्ट क्वार्टर में बनाया था 5% ऑफ 10 मिलियन, मतलब ये हो गया 0.5. तो 0.5 आपने फर्स्ट क्वार्टर में बना दिया था. टोटल सेकेंड क्वार्टर तक 2.5 होना चाहिए, तो 2 और बना लो, तो सेकेंड में कितना आ जाएगा? 2 मिलियन. आई बात समझ में? अगर कोई एस्टीमेट बदलता है तो उसका इफेक्ट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है. और टोटल इफेक्ट लेना पड़ेगा क्यूमुलेटिव, कि पीछे कोई भी अगर आपने जैसे यहाँ पर केवल 0.5 मिलियन का दिखाया था प्रोविजन, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? कायदे से 1 मिलियन होना चाहिए था. तो एस्टीमेट अगर कोई बाद में चेंज हुए तो इम्पैक्ट बाद में दिखाया जा सकता है, ठीक है. ये AS5 अलाउ करता है. आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन 3. अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग. आपको कहता है एसर्टेन करो करेक्ट क्वार्टरली इनकम. तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर बना लेते हैं, ठीक है. क्वार्टरली इनकम, ठीक है, रुपीस. नेट प्रॉफिट इन्होंने एज गिवन कितना दे रखा है? 7,20,000 रुपए का. अब क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट में? कहता है बैड डेट्स ऑफ ₹40,000 इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर. 40,000 रुपए के बैड डेट्स हुए हैं, एक नुकसान लग गया इस क्वार्टर में. 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर टू द नेक्स्ट क्वार्टर. 50% बैड डेट्स उन्होंने डेफर कर दिए नेक्स्ट क्वार्टर में. क्यों कर दिए? ये क्या कायदा हुआ भाई? आपको कोई नुकसान हुआ है उस क्वार्टर में तो आपको उसी क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा. बिल्कुल गलत है. ये आपने देखिए यहां पर मैंने पढ़ाया था, कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली. अगर कोई कॉस्ट अनइवनली हो भी जाती है तो आपको उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिस क्वार्टर में वो हुई है, ठीक है. तो इन्होंने आगे डेफर कर दिया नुकसान, तो खर्चा नहीं दिखाया हुआ. अब आप दिखा दो लेस बैड डेट्स. कितने का? 20,000 रुपए का. 20,000 रुपए आप माइनस कर लो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ ₹35,000. एक लॉस हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 35,000 का. इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर. इसको इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज कर लिया. बिल्कुल ठीक करा. इस क्वार्टर से पर्टेन करता है, तो इसी क्वार्टर में इनकर हुआ है तो इसी क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हम इसमें नहीं दिखाएंगे, अभी नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे. थर्ड पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन. अज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली. ये कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 था रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. अज्यूमिंग दैट 45,000, उन्होंने क्या किया? 45,000 रुपए का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था उसको थर्ड क्वार्टर में दिखा दिया, ये अज्यूम करते हुए कि 45,000 इसी क्वार्टर में दिखाया जाना चाहिए. बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक चेंज इन एस्टीमेट कहलाता है एज पर AS5, और उसको आज ही प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से ही दिखाना पड़ता है. रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की बुक्स जाकर आपको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं होती. तो ये भी बिल्कुल ठीक दिखा रखा है. तो इनकम इनकी फिर कितनी हुई? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 7 लाख रुपए का, ठीक है. हम इसमें ये लिख सकते हैं नीचे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस is recorded as and when incurred. ठीक है, जब इंकर होता है तभी दिखाना होता है, ठीक है. चेंज इन द नेक्स्ट क्या है? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन
एस्टीमेट एज पर AS5, ठीक है, AS5 के हिसाब से ये चेंज इन एस्टीमेट होता है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इम्पैक्ट इज शोन प्रोस्पेक्टिवली इसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं स्टडी मटेरियल के। अंतर भारती लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। थर्ड क्वार्टर इनका एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021 को। इसका मतलब ये लोग तो फिर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि थर्ड क्वार्टर तभी होगा ये। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एज पर AS25। तो इन्होंने प्रॉफिट अपना 4 लाख रुपए दिखाया है, वही आपको कहता है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो थर्ड क्वार्टर का। तो आइए एक बार इसको लिख तो लें पहले, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सारी फिगर्स इसमें आपको रुपीज इन लाख में गिवन है, तो रुपीज इन लाख, प्रॉफिट एज गिवन, कितना प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है आपको 4 लाख रुपए का। अब आइए एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, डिविडेंड इनकम ऑफ ₹4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज ओनली। डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हुई 4 लाख रुपए, उसी क्वार्टर में रिसीव हुई है, लेकिन इन्होंने क्या करा, केवल 1 लाख लिखकर चारों उसमें बाइफरकेट कर दिया, बिल्कुल गलत करा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड डिविडेंड इनकम, जिस क्वार्टर में मिलती है आपको उसी क्वार्टर में लिखना पड़ेगा रेवेन्यू को। तो 3 लाख रुपए आप डिविडेंड ऐड कर दोगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ऐड ही है, 3 और ऐड कर दोगे। 80% ऑफ सेल प्रमोशन एक्सपेंस ₹15 लाख इंकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर हैज बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर। कहता है 15 लाख का जो खर्चा हुआ उसका 80% आगे डेफर कर दिया। क्यों कर दिया, एज द सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई, क्योंकि उन्हें लगा सेल्स आखिरी क्वार्टर में हाई होगी, तो जो सेल प्रमोशन एक्सपेंस है उसको भी आगे डेफर कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, जब इंकर होता है तब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो 80% आपने जो करा है ये गलत है। लेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना हो गया ये, ठीक है, 15 लाख दे रखा है ना, 15 का 80%, तो ये हो गया 12। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज्ड डेप्रीसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM which resulted in excess depreciation of 12 lakh. The entire amount has been debited in the third quarter, though the share of third quarter is only ₹3 lakh. कहता है एक्सेस डेप्रीसिएशन 12 लाख रुपए आया इसकी वजह से। वैसे थर्ड क्वार्टर का केवल 3 लाख बनता है, बट इन्होंने पूरा 12 लाख रुपए इसी बार दिखा दिया। बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट करा, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट है एज पर AS5, अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं हम लोग। ₹2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन द थर्ड क्वार्टर वॉज एलोकेटेड इक्वली टू थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ 2 लाख रुपए का, उसको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ले गए 1-1 लाख रुपए। गलत है ट्रीटमेंट, केवल ये थर्ड क्वार्टर में ही जाना चाहिए। रेवेन्यू वगैरह, रेवेन्यू और कॉस्ट जिस क्वार्टर में इंकर हो रहे हैं, ठीक है, उसी क्वार्टर में इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो ये ऐड करेंगे हम इसमें क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, कितने का, 1 लाख रुपीज का। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन was recognized in the third quarter of ₹3 lakh. Out of this 1 lakh relates to previous quarters. इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड बदला जिसकी वजह से लॉस हुआ 3 लाख रुपए का। अब ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज पूरे 3 लाख रुपए कर दिए, जबकि 1 लाख तो प्रीवियस क्वार्टर से पर्टेन करता है। ये एक मेथड, पॉलिसी चेंज हो रही है, चेंज इन पॉलिसी। अगर पॉलिसी बदल रही है तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना बदल के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, और आपको पीछे के क्वार्टर में जाकर उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताई हुई है बात, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली ये वाला। तो क्योंकि ये 1 लाख रुपए
का जो लॉस है वो प्रीवियस क्वार्टर से पर्टेन करता है, बट इन्होंने गलती से इसको 3 लाख पूरा माइनस कर रखा है। तो अब क्या करें ठीक करने के लिए, 1 लाख रुपए प्लस कर दो। तो प्लस चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो 1 लाख रुपए आप इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन गेन ऑफ ₹20 lakh। द कंपनी हैड अपोर्शन दिस इक्वली टू 4 क्वार्टर्स। इन्वेस्टमेंट बेचने की वजह से 20 लाख रुपए का गेन हुआ था पहले क्वार्टर में, और ये 20 लाख रुपए को उन्होंने इक्वली अपोर्शन कर दिया 4 क्वार्टर में, 5-5 लाख रुपए। बिल्कुल गलत, ये रेवेन्यू है, जब आपका हो रहा है तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो 5 लाख रुपए आपने ज़बरदस्ती के यहाँ रख रहे हैं, इसको हटा दीजिए। लेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5 लाख की, माइनस कर देते हैं। तो आइए अब इसको टोटल करके देखते हैं, 9 और 17, ठीक है, ये आ गया 8 का, माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि माइनस में तो लॉस भी लिख देते हैं, लॉस, ठीक है, बिफोर टैक्स, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स आ गया ₹8 लाख माइनस में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट।